इस वीडियो में हम बात करेंगे राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे केसेस मैंने आपको बताया था जिनके बारे में हम डायरेक्टली स्टेबिलिटी पर कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस थी जिनके पॉलिनोमियल लो ऑर्डर के थे, उनके लिए हमने क्या करा था कि उनको फैक्टराइज करा, उनके रूट्स निकाले, एस प्लेन में उनके रूट्स की लोकेशंस देखी, फिर उसका जो रिस्पॉन्स था उसको निकाला और फिर हमने डायरेक्टली उसके स्टेबिलिटी पर कमेंट कर दिया। अगर एस प्लेन में राइट हैंड साइड हुआ तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो वो स्टेबल हो जाएगा, और जे ओमेगा एक्सिस पर होगा तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा। और हमने ये भी देखा कि जे ओमेगा एक्सिस पर अगर रिपीटेड रूट्स हैं तो भी वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है ना, ये हमने उन पॉलिनोमियल्स के लिए करी जिनके रूट्स हम डायरेक्टली निकाल सकते थे फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज करके। लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल हायर ऑर्डर का हो जाए, मान लीजिए मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं S4 प्लस 8S³ प्लस 18S² प्लस 16S प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो मान लीजिए कि पॉलिनोमियल ले लिया। अब आपको पता है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। मतलब इस पॉलिनोमियल के 4 रूट्स निकल करके आएंगे। तो वो 4 रूट आपको पहले एस प्लेन में ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स निकालोगे, तब आपको उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हो आप। मतलब अगर उसके रूट्स की लोकेशन पता कर लोगे ना, तो आप उसके स्टेबिलिटी का कमेंट कर सकते हो। लेकिन वो करने के लिए आपको पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसीलिए जब हम ऐसे पॉलिनोमियल्स देखते हैं जिनकी जो हाईएस्ट पावर है वो ज्यादा है, तब हम क्या करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करते, तब हम राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को यूज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ऐसा जब पॉलिनोमियल होगा तो हमको कैसे आगे बढ़ना है वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक राउथ एरे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब वो सारा मेथड मैं आपको धीरे धीरे तो समझा ही दूंगा, और एक बार जैसे ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो आपको 2-3 वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, बड़े आसान तरीके से हम इसका राउथ एरे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो एस की टर्म्स है ना, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिख लेना है जैसे मैं लिख रहा हूं। एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1 और एस की पावर 0। बस अगर एस की पावर 6 तक है तो एस की पावर 6 से शुरू करना है, एक्स की पावर 0 तक आ जाना है। इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। अब जो इनके कोफिशिएंट्स है, जैसे यहाँ पर 1 है, 8 है, 18 है, 16 है और 5 है, तो इन सारे कोफिशिएंट्स को आपको अल्टरनेट फैशन में यहाँ पर लिख लेना है। कुछ ऐसे, जैसे इसका 1 है तो यहां पर सर 1 लिख दो। अब 8 को भूल जाओ और 18 को यहां पर लिख दो, ठीक है। फिर 16 को छोड़ दो और अब 5 को यहां पर लिख दो। फिर बचा क्या, 8 बचा ना, 8 को यहां पर लिखो, 18 को छोड़ दो, 16 को यहां पर लिखो, फिर 5 को छोड़ दो और 0 बच रहा है। मतलब आगे कुछ है नहीं तो 0 है, तो 0 आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप इसका राउथ एरे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हमको आगे की टर्म्स भी निकालनी है, इनके भी तो आगे की टर्म्स निकालनी होगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, इस वाले टर्म को B1, इसको नाम दे देते हैं सर B2, इसको नाम दे देते हैं B3, यहां पर C1, C2, C3, D1, D2, D3। तो इन टर्म्स को निकालते ही हमारा पूरा राउथ एरे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी स्टेबिलिटी पर कैसे कमेंट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये सारी टर्म्स निकाल लेनी है। तो देखो सर, B1 निकाल लेते हैं। अब B1 निकालने का मेथड क्या है तो वो आप समझना। जो B1 के जो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो फर्स्ट कॉलम है, सॉरी, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हमको यूज करना होता है सबसे ज्यादा। तो आप अगर इस वाले उसका निकाल रहे हैं तो उसके जस्ट अगले कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, सारा एक एक स्टेप के साथ। तो देखिए, B1 के ऊपर जो है उसको आप निकाल रहे हैं, यहां पर 8 इंटू 18 करेंगे, माइनस लगाएंगे और 1 इंटू 16 करेंगे और डिवाइड बाई 8 कर देंगे। तो यहां पर देखिए 8 इंटू 18 माइनस 1 इंटू 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो सर 16 आ जाएगी। मतलब B1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी सर 16, ठीक है। अब B2 कैलकुलेट करना है, तो B2 कर लेते हैं सर। पहले आपको पूरा इस रो को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप इस रो को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, B2 को कैलकुलेट करने के लिए भी क्या करना है, आपको फर्स्ट कॉलम के ही एलिमेंट यूज करने हैं। तो फर्स्ट कॉलम में
इसके ऊपर वाली जो रो है, B2 के जस्ट ऊपर वाली रो है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको यूज करना है, मतलब 8 इंटू 5 करना पड़ेगा। अब आपको 8 इंटू 5 करना पड़ेगा, जो इसके अगला कॉलम होता है ना उसका एलिमेंट यूज करना होता है, और 1 इंटू 0 करेंगे और डिवाइड बाई 8 कर देंगे। 8 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा सर। तो यहां पर इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 5। अब B3 के लिए बोलो सर क्या होगा? तो B3 तो अब आसान हो गया ना, 8 इंटू 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, 8 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 8, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो सर इसकी वैल्यू तो 0 ही आनी है। हो गया। अब C1 के लिए आप बताना क्या करना है, तो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट कॉलम होता है उसका जो पहला एलिमेंट है ना इसके जस्ट ऊपर वाली रो का, उसको यूज करना है। तो यहां पर अब 8 यूज नहीं होगा, यहां पर B1 यूज होगा, मतलब 16 यूज होगा। तो आपको क्या करना होगा? 16 इंटू 16 माइनस 8 इंटू B2 अपॉन B1 जो 16 है। तो देखिए C1 निकालने के लिए क्या करा मैंने, 16 इंटू 16 ये चीज करी, माइनस 8 इंटू 5। अब B2 की वैल्यू हमको पता है तो हम डायरेक्टली यहां पर रख रहे हैं, डिवाइड बाय 16। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल करके आएगी सर 13.5। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 13.5। चलिए, अब C2 तो बहुत आसान हो चुका होगा। तो C2 को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, B1 इंटू 0 माइनस 8 इंटू B3 अपॉन B1। तो देखो C2 B1 कितना हो गया, 16 इंटू 0, इसके अगला वाला कॉलम देखना है सर, इसके ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। 16 इंटू 0 माइनस, देखो B3 तो ऑलरेडी 0 ही है ना, तो 8 इंटू 0 करोगे, 8 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 16, कितना निकल करके आया, 0। अब एक फाइनल और कैलकुलेशन करते हैं सर D1 के लिए। ये आपका 0 निकल करके आया है। देखिए C3 भी 0 ही निकल करके आएगा, क्योंकि आप देख लो B1 इंटू 0, 8 इंटू 0, तो वो 0 ही निकल करके आने वाला है। अब आपको बात करनी है सर D1 के लिए। तो D1 के लिए जस्ट इसका ऊपर वाला एलिमेंट देखना होगा फर्स्ट कॉलम का, 13, मतलब C1 इंटू B2 करेंगे तो 13.5 इंटू 5 माइनस 16 इंटू 0 और डिवाइड बाय 13.5। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल करके आ जाएगा सर 5। अब D2 निकाल लो। तो D2 निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय C1। तो ये दोनों तो 0 ही हैं, तो ये 0 ही निकल करके आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं 5, और इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 0। तो ये हमारे पास पूरा राउथ एरे कंस्ट्रक्ट हो चुका है, जिसमें हमने सारी टर्म्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए कैसे कमेंट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सर आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है, इसके अंदर आपको देखना है कि सारे एलिमेंट्स का साइन सेम है या नहीं है। जैसे कि पॉजिटिव साइन यहां से आपको चल रहा है, तो अगर शुरू से ही नेगेटिव साइन चल रहा है तो आपको फिर नेगेटिव देखना होगा, और अगर पॉजिटिव चल रहा है तो फिर पॉजिटिव देखना होगा। तो यहां से देखिए पॉजिटिव चल रहा है तो आखिरी तक पॉजिटिव ही होना चाहिए। सिर्फ इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, इनको भूल जाइए, इन सबको भूल जाइए, सिर्फ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को देखिए, उनके साइन सेम है या नहीं है। अगर उन सभी के साइन सेम निकले, अगर पॉजिटिव चल रहा है तो सबके पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो सबका नेगेटिव होना चाहिए। अगर सबका साइन सेम निकलता है तो आप उसको एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम बोल देंगे, मतलब सेम साइन हुआ तो वो सर एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम होगा। एक भी साइन चेंज हो गया, मान लीजिए C1 जो था वो -13.5 आ जाता, तो वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाता सर। साइन चेंज हुआ और वो सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी खो बैठेगा, वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब कितनी बार साइन चेंज हुआ वो बताएगा कि सर कितने रूट्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में हैं। राइट हाफ ऑफ एस प्लेन से समझ पा रहे हैं ये चीज कि कितने रूट्स इधर की तरफ हैं।
ये पता लगेगा कि कितनी बार साइन चेंज हुआ। अब कितनी बार साइन चेंज हुआ से क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जिस पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, और मान लीजिए कि B1 जो था वो हमारा नेगेटिव हो गया, -16 है, तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया ना, तो इसको हम बोलेंगे 1 साइन चेंज। अब क्या होना चाहिए कि इसके आगे की टर्म सारी नेगेटिव रहनी चाहिए, तब तो आप बोलेंगे कि सर एक साइन चेंज हुआ है, मतलब एक रूट जो है वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है, इसलिए सिस्टम अनस्टेबल है, ऐसे कमेंट करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ -16 यहां पर है और फिर से यहां पर पॉजिटिव साइन दिख गया, तो मतलब माइनस से वापस से पॉजिटिव भी हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये सेकंड साइन चेंज हो गया सर। समझ गए आप बात को? ये सेकंड साइन चेंज हो गया, मतलब दो रूट जो हैं, दो रूट इधर की साइड है, इस तो अनस्टेबल होगा, लेकिन दो रूट्स के साथ होगा। तो ये सारी चीजें अभी बेसिक लेवल पे मैंने आपको बताया, और डिटेल में हम इसकी बात करने वाले हैं। तो अभी आप देखिए कि कुछ कंडीशंस मैंने यहां पर लिख रखी है, उनको समझ लीजिए। कोई भी कोफिशिएंट, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा था ना, इस पॉलिनोमियल में S4 8S3, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे कोफिशिएंट्स हैं, कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं है। अगर मान लीजिए S² का कोफिशिएंट जीरो होता तो ये टर्म यहां से हट जाती। तो ऐसा केस अगर है तो वो सिस्टम स्टेबल तो नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब कैसे होगा, कितने रूट्स उधर हैं, वो चेक करने के लिए भले ही आप राउथ एरे बना लो, लेकिन अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो पहली बात तो उसकी जगह जीरो पुट करना है, और अगर ऐसा केस आता है तो वो सिस्टम अनस्टेबल ही होगा। दूसरा केस है सर, ऑल कोफिशिएंट शुड हैव द सेम साइन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वही मैंने आपको यहाँ पर बात बताई कि ये जो सारे कोफिशिएंट्स है ना, इन सबके साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होने चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। और ये वाली बात और ये वाली बात दोनों अलग अलग है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इधर तो सारे साइन पॉजिटिव या नेगेटिव होने ही चाहिए, और इधर हम उसके बताते हैं कि कितने रूट्स उधर हैं, साइन चेंज इधर होता है। तो फिर हम तीसरी बात करते हैं, फॉर अ सिस्टम टू बी एब्सोल्युटली स्टेबल देयर शुड नॉट बी एनी साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे। तो सर कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, सारे साइन सेम होने चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल होगा। अगर कोई साइन चेंज होता है तो वो सिस्टम अनस्टेबल है, और कितनी बार साइन चेंज हुआ ये बताएगा कि कितने पोल्स हमारे राइट हैंड साइड में हैं एस प्लेन के। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर दो टाइप की डिफिकल्टीज आती है, तो उनका इंट्रोडक्शन मैं यहां पर दे देता हूं, लेकिन उनको सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, डिफिकल्टी 1 क्या होती है कि जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस करी B1 C1 D1 इनके लिए, तो मान लेते हैं कि ये जो B1 है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 0 निकल करके आई, ये 0 बन गया सर। तो लेकिन ये 0 बन गया, लेकिन यहाँ पर 5 है, मतलब इस रो की जो आगे की टर्म्स है ना, वो तो उनमें तो एक नॉन जीरो टर्म है, लेकिन सिर्फ पहला जो टर्म है, पहला जो एलिमेंट है वो 0 बना है, पूरी रो 0 नहीं बनी है, सिर्फ एक एलिमेंट 0 बना है, वो भी पहला वाला। तो ऐसे केस में आपको इसको आप बोलेंगे डिफिकल्टी नंबर 1। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरी डिफिकल्टी क्या है कि सर पूरी रो ही 0 बन जाए, ये जो S² वाली रो है ये पूरी रो ही 0 बन जाए, कोई भी टर्म नॉन जीरो नहीं हो, तो उस केस को हम कैसे डील करेंगे वो हम देखेंगे डिफिकल्टी नंबर 2 के अंदर। तो ये दो टाइप की डिफिकल्टीज हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है बेसिक, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करके देखेंगे। अब देखिए, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया की कुछ लिमिटेशंस होती है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। तो ये जो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया है, ये नॉन एल्जेब्रिक इक्वेशंस पर काम नहीं करता, मतलब इक्वेशंस आपकी एल्जेब्रिक ही होनी चाहिए, ऐसे एक्सपोनेंशियल और इस टाइप की इक्वेशंस पर ये काम नहीं करता। दूसरा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा कि सर ये सिस्टम अनस्टेबल है या स्टेबल है, ये आपको ये नहीं बताएगा कि रूट्स की या जो पोल्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। किसी भी एस प्लेन के अंदर ये ऐसा, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर तो हम रूट्स की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक रूट लाई कर रहा है, यहाँ पर एक रूट, तो ये ऐसा नहीं बताएगा कि इसके एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये बस ये बता देगा कि इस इमेजिनरी एक्सिस के रूट्स इधर हैं या ऑन द एक्सिस है, तो ये सब बात बता देगा, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा। मतलब ज्यादा जानकारियां इससे आप नहीं निकाल सकते हैं, बेसिक पता कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तीसरी बात कि ये सिस्टम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं बताता है कि सर अगर कोई सिस्टम अनस्टेबल हो गया, मान लीजिए कोई रूट इधर आ गया, तो इस रूट को इधर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये रूट इधर आ जाए। अब ये आपको अभी अटपटी लग रही होगी ये बातें कि रूट का क्या सेंस है कि रूट इधर आ जाए, ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होगी जब हम रूट लोकस पढ़ेंगे ना, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अभी इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है।
तो ये क्या है ना कि गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, इन सब के बारे में जानकारी नहीं देता है, सिंपल बात बता देगा आपको। अब इसका एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये एग्जांपल हमारे पास है, इसके लिए राउथ एरे कंस्ट्रक्ट करना है तो सिंपली कर लो सर। S4 S³ S², S1 S0, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1, फिर 6 को छोड़ दो 21, फिर 36 को छोड़ दो 20, फिर 6 यहाँ पर लिख दो, 36 यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब S² के टर्म को मतलब इस वाले कोफिशिएंट को अगर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, 6 इंटू 21, 6 इंटू 21 माइनस 1 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 6। तो ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 15। अब आपको ये कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, ये 20 इंटू 6, 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा सर 20, और ये तो सिर्फ 0 ही आना है क्योंकि यहाँ से आप इस 0 से और इसको इस 0 से, इसको इस 0 से और डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 0 ही आना है। फिर आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो सर 15 इंटू 36, 15 इंटू 36 माइनस 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15। ये काफ़ी बेसिक है, मुझे पता है पहले से ही कि ये वाला जो सिस्टम है ना ये स्टेबल ही निकल करके आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी में मिले, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ा इन वैल्यूज़ को फास्टली कैलकुलेट करने की, इसमें आप गलती ना करें। तो 15 इंटू 36 माइनस 20 इंटू 6 अपॉन 15, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 15 इंटू 36 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 15 कितना आता है सर, 28। तो ये हमारे पास आ गया 28। अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 15 इंटू 0, 6 इंटू 0, तो सर ये 0 ही आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। फिर देखो सर 20 इंटू 28 माइनस 15 इंटू 0, देखिए 20 इंटू 28 माइनस 15 इंटू 0 अपॉन 28, तो ये 28 से 28 कैंसिल आउट हो गया, ये 20 आ गया, ये सब 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं है, नो साइन चेंज। तो सिस्टम जो है ना वो एब्सोल्युटली स्टेबल होगा। अगर एक भी साइन चेंज हो जाता तो वो अनस्टेबल हो जाता। अब इसके अंदर कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई कि सर 15 की जगह 0 आ गया या पूरी जो रो है वही 0 बन गई, वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अब आप मुझे ये कहेंगे कि सर हम जो साइन चेंज है वो सिर्फ फर्स्ट कॉलम का ही क्यों देख रहे हैं, हम ये क्यों नहीं देख रहे कि इसके अंदर साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, इसके अंदर क्यों नहीं हुआ। तो इसका आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइए इस वीडियो के नीचे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम के साइन चेंज में ही इंटरेस्टेड हैं, आगे वाले कॉलम्स में क्यों नहीं है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करिएगा।